यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो कि आपके 10 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, क्योंकि बहुत ही एनालिसिस करके इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर का आंसर यहाँ पे रट लिया तो आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, पूरा ही पेपर आंसर के साथ एक्सप्लेन किया गया है। आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट में सिर्फ परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्नों को आप पढ़िए और आंसर को चूज कीजिए और टिक कर लीजिए और फिर एकदम से लिखते जाइए। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको मात्र 20 शब्दों में ही देना है, फालतू बकवास नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आप 50 शब्दों में लिख देना लगभग। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनको मात्र 150 शब्दों में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र का कार्य है, जो कि आपको आंसर लिख करके फिर मानचित्र में दर्शाना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पे। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध को का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो क्या रैटजल का है, एलन सी सैम्पुल का है, डी ला ब्लॉस का है, कार्ल सावर का है? तो जनसंख्या अधिक होने के लिए इनमें से कौन सा? तो हाँ, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानव भूगोल का मानव समाज और धरातल के बीच संबंध। हाँ, ठीक है। तो निम्न में से किसका है? तो ये बेसिकली रेटजल का है। रेटजल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यह कथन किसने कहा है? तो रैटजल ने कहा है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आता है कि जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो पहला कारक है इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है। तो बिल्कुल, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ की वहाँ की मतलब जनसंख्या वहाँ की ज़्यादा होगी जहाँ पे जलवायु अनुकूल होगी, यानी मानव अनुकूल होगी, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी। तो ये कारक बिल्कुल ही सही है। तो इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है, बिल्कुल। इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा तथा जल सुलभ होता है, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी जहाँ पे मृदा होगा, उपजाऊ मृदा और जल की सुविधाएं होंगी, क्योंकि जल ही जीवन है। इन स्थानों पर कृषि उद्योग, व्यापारी परिवहन तथा संचार की सुविधा उपलब्ध हो, यानी वो स्थान जहाँ पे परिवहन अच्छे से बनाया जा सके, परिवहन की सुविधाएं हो, संचार यानी इंटरनेट की सुविधाएं हो, तो वैसी जगह पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो उत्तर आपका क्या होगा? ये सभी। तो जनसंख्या होने के लिए ये सारे ही कारक, जनसंख्या अधिक होने के लिए सारे ही कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या तीसरे पे आएंगे। पॉल स्ट्रीटन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? तो बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, 4 कारणों की पहचान की है। फिर बच्चों आ जाइए प्रश्न संख्या चौथा। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र अर्जेंटीना के निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे वाणिज्यिक कृषि नहीं होती है। तो अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में तो यहाँ पर होती है, तो बिल्कुल ये यहाँ होती है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में भी होती है, यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में भी होती है, लेकिन अमेजन बेसिन में नहीं होती है। अमेजन बेसिन बेसिकली वही है जहाँ अमेजन नदी है, तो वहाँ पे नहीं होती है। ऑप्शन नंबर घ है, क्योंकि वहाँ पे नहीं था उत्तर, तो उत्तर घ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या पांचवा क्या कहता है कि निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? तो मानव विकास के लिए सभी जिम्मेदार है। कौन कौन से? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता तथा सशक्तिकरण। तो ये चारों ही घटक जिम्मेदार हैं। छठे प्रश्न की तरफ आएंगे। निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? क्या सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है या वायु परिवहन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल परिवहन। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या सातवां क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है? तो बिल्कुल डिगबोई ये खनिज नगर है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पेट्रोलियम का यहाँ पे खनन किया जाता है, और इसलिए डिगबोई क्या है, बेसिकली आपको खनन नगर के नाम से जाना जाता है। तो आठवां प्रश्न क्या कहता है? संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो बिल्कुल संचार कहलाता है। बहुत सरल और इम्पोर्टेंट प्रश्न। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है बच्चों? संचार कहलाता है। तो इस प्रकार आपका बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होता है। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। एक उत्तर भारत तथा एक दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो क्या उत्तर है? भी भाखड़ा नागल उत्तर प्रदेश भारत की तथा नागार्जुन सागर बांध योजना दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 10वां प्रश्न है। भारत में कोयले का 97% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में 97% कोयले का भंडार दामोदर, सोन, महानदी
और गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्त पर न पहुंच पाने के कारण हुआ। व्यापार संतुलन से क्या आशय है? तो व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के बीच होता है। 13वां प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। तो पाइपलाइन परिवहन सुगम, कम खर्चीला, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल है। पाइपलाइन बिछाना श्रम साध्य तथा इसकी क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। तो ये इसके हानि हो गई और इसके लाभ दोनों हो गए। अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा होने के मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में जहरीले गैस कौन कौन से भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2 बच्चों, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इनकी मात्रा जब वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड H2O वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2SO4, जो कि कंसंट्रेटेड अम्ल होता है। ठीक है, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में ज़्यादा हो जाएगी तो ये वाटर के साथ मिल करके एसिडिक बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा और फिर पृथ्वी पर गिरेगा, जिससे जन धन की हानि होगी। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण आपको पता चल गया। वायु प्रदूषण, कौन से प्रदूषण? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है। यहाँ से HNO3 बनता है, ये भी क्या है? आपका कंसनट्रेटेड एसिड है। फिर है आपका 15वां, पार साइबेरियन रेलवे के 2 छोरों के स्टेशनों के नाम लिखिए। तो साइबेरियन के 2 छोर स्टेशनों के नाम कौन के हैं? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। जल्दी से इसको याद कर लीजिए। ओपेक देशों के नाम लिखिए। तो ओपेक देश कौन कौन से भाई? अल्जीरिया है, इक्वाडोर है, गबन इंडोनेशिया है, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। तो यहाँ पे सब यहाँ पे कॉमा है भाई, लीबिया, नाइजीरिया, कतर। ठीक है, एक साथ लिख गया है। तो ये ओपेक के देशों के नाम हो गए। फिर आ जाइए बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न पे, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। तो मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन निम्न है। कौन से? सामाजिक भूगोल, कृषि विज्ञान, इतिहास, सैन्य विज्ञान, जननांकिकी। ठीक है, फिर आ जाइए अगला प्रश्न है 18वां, विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है? कई 2 कारण लिखिए। तो जिन प्रदेशों में लैंगिक भेदभाव होता है उनमें लिंगानुपात प्रतिकूल होता है, यानी लैंगिक भेदभाव के कारण लिंगानुपात क्या होता है? कम हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। इसके निम्नलिखित कारण है: स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, स्त्री शिशु हत्या की प्रथा, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। फिर है बच्चों, भारत में किन्हीं 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। तो भारत में 3 प्रमुख खनिज पेटियां निम्नलिखित हैं। छोटा नागपुर का खनिज पेटी, इसमें क्या है बच्चों? झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। छोटा नागपुर खनिज पेटी कहाँ कहाँ तक फैली है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। और लौह, अयस्क, कोयला और अभ्रक के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर बच्चों आ जाइए, धात्विक खनिज पेटी क्या है? पेटी तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित तांबा, जस्ता और सीसा के लिए जानी जाती है। फिर बच्चों तीसरा है दक्षिण खनिज पेटी। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सोना, बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। आ जाइए, चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलवासी कृषि जिसको हम बोलते हैं झूम कृषि या झूम खेती। तो झूम खेती की मुख्य विशेषताएं क्या हैं बच्चों? यह आदिवासी समुदायों द्वारा वनों में की जाती है। भूमि को साफ करने के लिए वनों को जलाया जाता है। कुछ वर्षों तक खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। मुख्यतः ज्वार, बाजरा, कंद फसलें उगाई जाती हैं। यह अस्थायी और पारंपरिक कृषि पद्धति है। फिर 21वां प्रश्न बच्चों, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग निम्नलिखित हैं। पहला है पनामा नहर मार्ग, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है ये। सुएज नहर मार्ग, यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग। अटलांटिक महासागर मार्ग, यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग, अमेरिका के दक्षिणी छोर से होकर गुजरता है। मलाक्का जल डमरू मध्य मार्ग, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर 22वां प्रश्न देखेंगे, भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, सामूहिक उपयोग, ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के बजाय समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, जैसे चारागाह, वन और जलाशय। पारंपरिक प्रबंधन, इनका प्रबंधन स्थानीय समुदायों द्वारा नियमों और परंपराओं के अनुसार किया जाता है। फिर है अधिकारों की अस्पष्टता,
कानूनी अधिकार स्पष्ट न होने के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन और क्षय होने की संभावना रहती है। फिर बच्चों आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। तो डेयरी कृषि का क्या महत्व है? डेयरी कृषि का क्या महत्व है? इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है? डेयरी कृषि का महत्व क्या है बच्चों? तो डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो पोषण, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देती है। यह ताज़ा दूध, मक्खन, पनीर, दही, घी आदि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। डेयरी उद्योग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और छोटे किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा यह खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बच्चों, नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापना के क्या कारण है इसके? तो डेयरी कृषि को नगरों और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थापित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है उच्च मांग। शहरी क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की अधिक मांग होती है। फिर है कमी समय। तो दूध दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, कम समय, तो इसलिए उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचाना आवश्यक होता है। फिर आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा। तो उद्योगों के पास डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होता है। फिर चौथा है बाजार की निकटता। तो इससे परिवहन लागत कम होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। फिर बच्चों अथवा में आपका प्रश्न है, सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन का महत्व बताइए। तो सड़क परिवहन लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक प्रमुख साधन है। यह लचीला, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन प्रणाली है जो शहरों, गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ती है। सड़क परिवहन का महत्व बहुत अधिक है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और व्यापार और उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आपातकालीन सेवाओं जैसे चिकित्सा, अग्निशमन और पुलिस सहायता के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने, सामाजिक संपर्क बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर 24वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन WTO के आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। विश्व व्यापार नियमों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाने के लिए नियम निर्धारित करना। फिर है व्यापार विवादों का निपटारा, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना। फिर तीसरा है बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करना, तो व्यापार से जुड़े समझौतों की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। फिर चौथा है मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, तो व्यापार बाधाओं को कम कर बाजारों तक पहुंच बढ़ाना। फिर पांचवा है विकासशील देशों को सहायता, तो आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर बच्चों व्यापार नीति की निगरानी, सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। WTO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को स्थिर, पारदर्शी और लाभदायक बनाना है। फिर बच्चों अथवा में देखिए यहाँ पे भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पूरा लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करो और पूरा पढ़ लो। फिलहाल मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कई संगठन कार्यरत हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, श्रम संघ और सहकारी समितियां। भारतीय मजदूर संघ BMS, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC और हिंद मजदूर सभा HMS प्रमुख श्रमिक संगठन है। सरकार ने श्रम कानूनों, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम संहिता लागू की है। ये संगठन श्रमिकों की मांगों को सरकार और उद्योगपतियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर 25वां प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों उत्तर लिखना और साथ ही साथ उन मानचित्र के में उस स्थान को आपको दर्शाना भी है। तो चाय एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है भारत में? तो चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम है, काजीरंगा क्षेत्र और डिब्रूगढ़ क्षेत्र, ये इसका उत्तर हो गया। लौह खनिज उत्पादन के दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो लौह खनिज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है झारखंड और ओडिशा। झारखंड में सिंहभूम और ओडिशा में क्योंझार। फिर बच्चों लौह इस्पात एक प्रमुख संयंत्र है, लौह इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ में। फिर बच्चों पश्चिम रेलवे के दो प्रमुख स्टेशनों के नाम लिखिए। तो पश्चिम रेलवे के दो प्रमुख स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और अहमदाबाद जंक्शन। फिर पांचवा है अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी, तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी नर्मदा नदी है। फिर 26वां प्रश्न आता है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो वाणिज्यिक पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र, तो वाणिज्यिक पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है पंपास घास भूमि, अर्जेंटीना, दक्षिण और अमेरिका में है। फिर बच्चों है एक पार महाद्वीपीय रेल कौन है? तो एक पार महाद्वीपीय रेल है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रूस यूरेन से एशिया तक फैला हुआ है। फिर है एक एशियान देश,
तो एक आसियान देश है, एक आसियान देश थाईलैंड है या इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर बच्चों है यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह। तो यूरोप का प्रमुख सागर बंदरगाह है रॉटरडैम, नीदरलैंड्स। फिर चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र सांक्षी प्रांत है, ऑप्शन नंबर और सांक्षी प्रांत, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप में मैप में दर्शाना ही है बच्चों। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास समय कम है और ये मैं वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके उत्तर आप वर्ल्ड मैप में देख लीजिएगा, आप गूगल पे डाल करके आपको सारे प्लेस मिल जाएंगे, वहीं पे जाके इसको दर्शा देना, ठीक है। यहाँ पे उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग मैप की तैयारी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।